राजस्थान परिषद के स्टूडियो में, जहां हम मीट द आइकॉन का एक और सफर जारी करने वाले हैं। आप सभी का उसमें बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज हमारे बीच में बैठे हैं श्री गणेश मल जी झामड़। इनसे हम और वार्तालाप करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी संक्षिप्त परिचय दे देता हूं आपको। राजस्थान परिषद एक बहुत ही विशिष्ट संस्था है। हमारे इस संस्था में सामाजिक, आध्यात्मिक एवं सभी तरीके के कार्यक्रम चिकित्सा के समेत होते हैं। राजस्थान परिषद आज तक हमारे बेंगलोर में एक 45 वर्ष से विशिष्ट परिषद बनी हुई है, जिसमें लगभग 1300 से अधिक मेंबर हम लोग से साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें बहुत सारे हम लोग आइकॉन का इंटरव्यू लेते हैं, जिनसे हमें कुछ सीखने का प्राप्त होता है। आज हमारे बीच में गणेश जी आए हैं, तो इनसे भी हम काफी कुछ सीखेंगे। तो आगे मैं कुछ चाहता हूँ कि पूजा जी कटिए। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनको तहे दिल से स्वागत करती हूँ, और आज के हमारे आइकन गणेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो हम ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, और इस वीडियो से बहुत सारे यूथ है, जो बहुत सारे लोग इंस्पायर होने वाले हैं। आपकी जो घटना है, आपकी जो कहानी है, उससे शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपका सोच क्या है राजस्थान परिषद के ऊपर? आप क्या सोचते हो? राजस्थान परिषद के ऊपर हमारा बहुत सोच अच्छा है। जब सुनील और का फ़ोन आता है और ये कमल जी का फ़ोन और आता रहता है कि आज प्रोग्राम है राजस्थान परिषद का, और बहुत बड़ा सक्सेस प्रोग्राम रहता है, बहुत ऑडियंस आती है, तो एक बहुत बड़ी सफलता है राजस्थान परिषद के लिए। क्या बात है, क्या बात है। तो शुरू करती हूँ। ये पूछना चाहूँगी कि आपका बचपन कैसा था? बचपन में आपका स्वभाव कैसा था और आपका माहौल कैसे था? बचपन तो हमारा सरदार शहर में गुजरा है। बीकॉम सरदार शहर में की हम लोगों ने। उस टाइम का बचपन और आज के बचपन में तो बहुत डिफरेंस है। उस टाइम गलियों में गुल्ली डंडा खेलते थे और स्कूल के अंदर मारदड़ी खेलते थे। वो ज़माना चला गया। आजकल टीवी आ गया तो सब एक दूसरे रिश्ते भी भूल गए हैं। वो जो था वो आज माहौल नहीं है। तो आपका स्वभाव कैसा था बचपन में? आप शरारती थे या ओबीडियंट? नहीं, शरारती तो नहीं थे, नॉर्मल थे। अच्छा, आपका पैशन क्या था बचपन से? बचपन में फैशन तो क्या बताएं हम। पैशन लाइक एक ऐसा सिचुएशन आता है, ऐसा टाइम आता है कि हम सोचते कि हाँ मैं बड़ा बन के ये बनने वाला हूँ। तो आपके लाइफ में आपने ऐसा क्या वो तो हर आदमी सोचता है कि बड़ा बने के, क्योंकि हम जब बचपन में थे तो ये समझ लो नॉर्मल फैमिली, तो कोई इतना आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो यही चाहते थे कि भाई आगे पढ़ के बड़ा बन के कुछ बनना है, और वो भगवान ने सफलता दी। क्या बात है, क्या बात है। अगर एक टाइम मशीन दी जाए आपको और आपसे ये कहा जाए कि आपके पास से आप एक चीज़ को सुधार सकते हो, कुछ चेंज कर सकते हो, तो ऐसी कौन सा इंसिडेंट रहेगा कि आप अपने पास्ट को चेंज करोगे? सुधारने के लिए तो पहले तो अपना परिवार। आजकल लोग जॉइंट फैमिली से हट रहे हैं, तो मैं तो चाहता हूँ कि हर आदमी अपनी जॉइंट फैमिली के साथ रहे। लोग कहते हैं कि पिताजी हमारे पास रहते हैं, हम कहते हैं हम पिताजी के पास रहते हैं, तो ये होना चाहिए। बचपन की एक ऐसी यादगार घड़ी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? यहाँ पे एक कोई यादगार घड़ी जिसे आप आज भी याद करो तो आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाए। बचपन में जब हम लोग 1974 में शादी हुई थी, तो उस टाइम लड़के देखने का चलन नहीं था। फिर भी हमने उस टाइम में माताजी पिताजी को बोला कि हम बगैर लड़के देखे शादी नहीं करेंगे। तो हम गुवाहाटी गए। जो आज मेरी वाइफ है, तो गुवाहाटी से देख के पसंद करके हम लेके आए। क्या बात है, क्या बात है। सही में बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट आ रही है। वो बचपन टाइम ही ऐसा होता है कि हम याद करके एक स्माइल आ जाती है। उस टाइम 74 में कॉलेज से निकले थे, कुछ कमाते वाते थे नहीं, और घर वालों ने शादी कर दी। उस जमाने में ये नहीं देखते थे कि लड़का कमा रहा है या नहीं कमा रहा है। उस जमाने में तो ये देखते थे खानदान कैसा है। बहुत साइड खानदान देखते थे, शादी हो जाती थी। क्या बात। हमको ये जानना है कि आपकी एजुकेशन कितनी है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? हम बीकॉम। अच्छा, बीकॉम की है। तो आपको हमको एक चीज जानना है कि यदि आज हम बीकॉम करें तो क्या हम आगे सफल हो सकते हैं जैसे आप हुए? नहीं, सफल तो हो सकते हैं। आप टारगेट रखें सफलता के लिए, तो सफलता तो आज अनपढ़ आदमी भी सफल होता है। आपका टारगेट होना चाहिए कि हम सफल कैसे हो सकते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे आदमियों से जुड़ने चाहिए,
कितना परिश्रम करना चाहिए, ईमानदारी रखनी चाहिए, क्या है वो सब सफलता के गुण हैं। सही है। हमें आप थोड़ा बहुत ये ज्ञान दीजिए सर कि आपका अभी काम क्या है, आप क्या कार्य करते हैं, आपके बिजनेस के बारे में हमें थोड़ी सी कुछ बातें बताइए। बिजनेस में हमने 74 से 77 तक तो सर्विस की है कानपुर में, और मेरे जीजा जी कानपुर लाने वाले हैं, मेरा भांजा सामने बैठा है, और हमने चाय का बिज़नेस अभी कर रहे हैं, हमने कपड़े का बिज़नेस किया और प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर हैं, और अभी चाय का बिज़नेस कर रहे हैं, और ज्वेलरी का बिज़नेस है, हमारा ज्वेलरी शोरूम भी है। कौन सी उम्र से आप बिजनेस करना स्टार्ट किए थे? वो एक छोटा सा बिजनेस भी हो सकता है, लेकिन आपकी उम्र क्या थी जब आपने पहली बार जिंदगी में कुछ कमा कर लेके आए? पहली बार तो हम राजस्थान में सरदार शहर में थे, तभी बिज़नेस करते थे। इनके यहाँ दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान लीवर की एजेंसी थी, तो हम उस टाइम तो ये था ना कि 100 रुपये जेब में आ जाए तो बहुत है, तो दिल्ली से हम इनके यहाँ से लाइफ बॉय साबुन या फलाने और सब ले आते थे। उस टाइम ब्लैक चलता था, तो यहाँ दिल्ली में मिल जाती थी रेट पे, सरदार सर बेचते थे। उस टाइम से बिजनेस कर रहे 68 से, जब हम पढ़ते थे तब। जैसे हम आपके साथ अभी वार्तालाप कर रहे हैं तो हमें ये तो पता है कि आपने बहुत सफलता हासिल कर ली है और आगे और भी सफलता हासिल करेंगे, तो हमको एक छोटी सी चीज जानिए कि आपके जीवन में ऐसा भी एक मौका आया होगा जब आपने कुछ संघर्ष किया होगा, या आपको कोई तकलीफ आई होगी, या बहुत सारी तकलीफ आई होगी, तो उनमें से ऐसी कौन सी तकलीफ थी जिसे आप आज भी याद करते हैं और सोचते हैं यदि वो तकलीफ नहीं आती तो मैं आगे बहुत कुछ कर पाता? तकलीफ तो नहीं आई। जब हम लोग जीजा जी हमारे को लेके आए थे, तो 2 पार्टनर थे, वो अलग अलग हुए जीजा जी के साथ, तो उन्होंने कहा कि आप किसके साथ रहो? मैं जीजा जी हम आपके साथ रहेंगे। तो उन्होंने हमको अपने आप पार्टनर बना दिया, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ऑटोमेटिक आपके साथ ऑटोमेटिक साथ हो गए। क्या बात है। सर आपके जीवन के मार्गदर्शक कौन है? मार्गदर्शन तो मेरी मम्मी पापा। ऐसा कोई सिचुएशन आया है आपके बिजनेस में या कहीं पे कि आपको किसी और के बिजनेस को देख के आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो अपने बिजनेस के लिए? ऐसा कभी कुछ महसूस हुआ है आपको? हाँ, वो तो होता ही है। दूसरों को देखते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो अपन भी उसी लाइन में जाएं। उसके लिए हमने प्लास्टिक इंडस्ट्री डाली, अच्छा। और ये जो ज्वेलरी का बिज़नेस हमने किया 2013 में, तो दूसरों को देख के किया था। हमने तो ज्वेलरी का नॉलेज ही नहीं था कि ज्वेलरी होती क्या है, पहले ख़रीदने का नॉलेज था, बेचने का नॉलेज नहीं था। तो 2013 में हमने बिज़नेस ज्वेलरी का डाला, और कानपुर के अंदर जो मेन मार्केट है बिनाना रोड, वहाँ हमारा शोरूम है। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी आपसे। हम आपको सुन रहे हैं तो हमें ये समझ आया कि बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष का सामना किया है। आपकी मेहनत और संघर्ष के सामने के टाइम आपके परिवार का सपोर्ट कैसा था आपके साथ? परिवार का सपोर्ट अच्छा था। पहले तो परिवार रहते नहीं थे, पहले हम लोग कानपुर रहते थे, परिवार राजस्थान रहता था। 4 साल तो बगैर परिवार कानपुर में रहे हैं। नौकर खाना बनाता था, हम लोग खाते थे। दिसावर जैसे नहीं है गद्दी सिस्टम, वो सिस्टम था। अच्छा। तो मैं आपसे और एक सवाल पूछना चाहूँगी। आप परिवार, धर्म के बीच में और बिजनेस के बीच में तालमेल कैसे करते हो? तालमेल तो समय निकालना पड़ता है, समय निकल जाता है। कोई कहता है कि हमारे पास समय नहीं है, अरे आज पीएम भी है देश का, वो भी समय निकालता है, तो हम तो उनके आगे कुछ नहीं है। तो धर्म संघ के प्रति भी हम समय निकालते हैं। मैंने 13 पंथ भवन का निर्माण करवाया, 11 साल संस्था का अध्यक्ष रहा। 2015 में मर्यादा महोत्सव रहा, तो मैं सभा का अध्यक्ष और मर्यादा महोत्सव का अध्यक्ष भी रहा, और सबसे कम पैसों में हमने मर्यादा महोत्सव करवाया, और 35% हमने चंदा लिया हुआ 35% हमने वापस किया। 1 पैसा हमारे कानपुर में समाज ने, किसी ने कोई खाने की कोशिश नहीं की। कंट्रोल हमारे पास था कि कैसे किस में क्या खर्च करना है। नॉमिनल पैसों में हमने इतना बड़ा मर्यादा महोत्सव करवाया, जबकि सिर्फ 40 परिवार हैं कानपुर में। क्या बात है, क्या बात है। सर मेरे को एक चीज जानना था कि धर्म संघ का आपके जीवन में कितना महत्व है, और धर्म संघ में आपने बहुत सारे पद अभी तक हासिल किए होंगे, तो उन पद हासिल करने के बाद आपको कैसा लग रहा है और आपका अनुभव क्या? धर्म संघ के लिए अनुभव अच्छा है, और हम तो हर साल आचार्य श्री के दर्शन करते हैं, और
कोई भी धर्म संघ का काम कानपुर में होता है, चाहे हम पद पे रहें और चाहे नहीं रहें, फिर भी हम कोई भी काम होता है तो काम में आगे रहते हैं। और मैं सिर्फ अपने तेरापंथ धर्म संघ से नहीं, मैं रामलीला सोसाइटी से जुड़ा हूँ। पिछले, अभी तो मैंने छोड़ दिया, पिछले 25 साल से मैं रामलीला सोसाइटी का उपाध्यक्ष रहा हूँ, जो कानपुर की सबसे बड़ी रामलीला होती है, जिसके अध्यक्ष दैनिक जागरण के महेंद्र मोहन जी हैं। उपाध्यक्ष मैं रहा हूँ 25 साल। क्या बात है। उसमें हमारी एक कॉलेज चल रही है, एजुकेशन कॉलेज, वो भी रामलीला सोसाइटी के अंतर्गत चल रही है। सर, आपके विचार में असली खुशी क्या है और असली संतुष्टि क्या है? असली खुशी तो है कि अपने परिवार और अपने जितने भी रिश्तेदार हैं सबसे संबंध अच्छा बना के रखें और परिवार के साथ रहें। किसी से भी कटु वचन वाला काम ही नहीं करें कि किसी को तकलीफ हो। और संतुष्टि? संतुष्टि, परिवार साथ है तो जॉइंट परिवार में संतुष्टि रहती है हम लोगों को। क्या बात। मेरे 3 लड़के हैं, 3 बहुएं हैं, 5 ग्रैंडसन हैं, एक ही परिवार साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली, एक ही किचन है। ये भी नहीं कि सबके किचन अलग, एक ही किचन है। बहुत बड़ी बात है सर, आज के ज़माने में ये चीज़ बहुत ही बड़ी बात है। आपसे इसी विषय में मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा सर। आजकल की हमारी युवा पीढ़ी रहती है, जैसे हम लोग बोलते हैं स्टार्टअप्स, जहाँ पे कोई नई चीज़ शुरुआत करते हैं। उस वक्त स्टार्टअप का वर्ड यूज़ नहीं करते थे, लेकिन आपने भी वही किया था, वहाँ पे एक नया चीज़ शुरुआत किया था। आजकल क्या होता है सर, जैसे युवा पीढ़ी कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हम लोग में पेशेंस बहुत कम रहता है। जो पेशेंस आप में था कुछ देखने का, समझने का, वो पेशेंस हम लोग में बहुत कम रहता था। तो आपके हिसाब से वो पेशेंस कैसे बढ़ाया जा सकता है? पेशेंस बच्चों का बढ़ाने के लिए पेरेंट्स को आगे आने पड़ेगा। अच्छा। पेरेंट्स, कई बच्चा अनसक्सेस रहता है तो फिर सफलता मिलेगी। मेरा ग्रैंडसन देहरादून में है, यूपीएससी में बीटेक कर रहा है इंजीनियरिंग, इससे कंप्यूटर साइंस से। तो मैंने कहा बेटा पढ़ना है, बिजनेस तो जब इच्छा हो आगे कर लेना। तो पेशेंस तो मार्गदर्शक तो फादर या ग्रैंड फादर वही रहेंगे, तभी पेशेंस बच्चों में रहेगा। यदि एक बार असफलताएं मिलती है तो कोई बात नहीं, दोबारा फिर ट्राई करो। और सर, आप हमारी इस युवा पीढ़ी को एक ऐसी कौन सी सलाह देना चाहेंगे जो हमें फॉलो करनी चाहिए और आपको लगता है हम फॉलो नहीं कर रहे? युवा पीढ़ी को तो ये है कि आजकल जो नए नए आ गए हैं, जैसे लोग बाग क्या है कि हुक्का रेस्टोरेंट में जाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, इस पे पेरेंट्स का बहुत कंट्रोल होना चाहिए। नशा मुक्त रहना चाहिए। नशा मुक्त रहना चाहिए। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, रात को 10 बजे या 11 बजे के बाद बच्चे नहीं आते हैं तो उनकी हालचाल लेनी चाहिए, भैया कहाँ हो। जब तक ये सब करेंगे तो बच्चे कभी गैर लाइन में नहीं जाएंगे। बच्चों पे अंकुश होना बहुत जरूरी है, और अंकुश भी एक सीमित मात्रा में। हर जगह जा रहे हैं, पूछ रहे हैं भैया कहाँ जा रहे हैं, तो एक लिमिटेशन है पूछने की भी। रात को जैसे हमारे 3 बहुएं हैं, हर क्लब में हैं, हर जगह जाती हैं, तो रात को ये पता लगता है कितने बजे घर आएंगे। सर, जैसे ये आपने ये बात बोली है तो एक छोटी सी चीज मैं जानना चाहता हूँ, ये मेरे अंदर भी उत्सुकता है। जैसे हम लोग आजकल मूवी वगैरह देखते हैं तो उसमें हमको बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती है और बहुत सारी गलत चीजें भी सीखने नहीं, हर चीज़ के 2 पहलू है। आज हम लोग कानपुर क्लब के मेंबर हैं, जिसकी मेंबरशिप 40 लाख रुपीज़ है, पूरा परिवार मेंबर है। तो क्लब में भी अच्छाई बुराई 2 है। बुराई क्या है, क्लब में दारू भी होता है, ताश भी होती है, प्लेइंग कार्ड भी खेलते हैं, टेबल भी लगती है विस्की की। तो एक आदमी उस लाइन में जाता है, दूसरा आदमी क्या अपना रिलेशनशिप बढ़ाने में जाता है। रिलेशन बढ़ाओगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो हर चीज़ के 2 पहलू है। ये बहुत सीखने वाली बात है कि हर चीज के 2 पहलू 2 पहलू है। कौन सा हम ले, कौन सा आप ग्रहण करें, कौन सा नहीं ग्रहण करें। लेकिन इस ये जब हम 2 पहलू सेलेक्ट करते हैं कि ये मैं या तो ये करूंगा या मैं ये करूंगा, जैसे आपने बोला कि माता पिता को ध्यान देना चाहिए, तो आपको नहीं लगता है कि आज के युवा ये मानते हैं कि माता पिता यदि ज्यादा ध्यान दे तो हमारे ऊपर प्रेशर बन जाता है? नहीं नहीं, वो संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चों को आपने संस्कार कैसे दिए हैं। हाँ। अच्छे संस्कार देंगे, और फिर जैसे अपने बहुन धर्म में है कि निज पर शासन फिर अनुशासन। तो पहले आप अपने पे शासन कीजिए, फिर बच्चों पे कीजिए। आप दारू पी रहे हैं, आप क्लबबाजी कर रहे हैं, आप रात को 2 बजे आ रहे हैं, तो बच्चे फिर कैसे आएंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे, आप अपने ज़िंदगी में पढ़ाई को कितना महत्व देते हो, और आज के युवाओं को भी आप क्या सजेस्ट करोगे पढ़ाई के ऊपर? पढ़ाई तो आज के बहुत ज़रूरी है। आज कई टीवी पे देख रहे हैं, फ्लिपकार्ट वाले हैं, ओला वाले हैं, उबर वाले हैं, ओयो
जिसका एक होटल नहीं है आज 35,000 करोड़ का मालिक है। तो पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। बिजनेस तो आदमी जब इच्छा हो कर सकता है, पढ़ाई बच्चे हर टाइम नहीं कर सकते। एक बार पढ़ाई छूट गई तो दोबारा पढ़ाई नहीं कर सकता वो। सही है, सही तो है। पढ़ाना तो बहुत ज़रूरी है। सर आपके बिजनेस में कभी भी ऐसा मौका आया है कि आपकी पढ़ाई के वजह से आपको बिजनेस नहीं करने का मौका मिला? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं आया कि पढ़ाई के कारण हमारा बिजनेस कोई नहीं कर पाए। तो आप मेरे को ये बात बताइए कि यदि आपके जीवन में बिजनेस का ज्यादा महत्व है कि शिक्षा का ज्यादा महत्व है? शिक्षा का ज़्यादा महत्व है। और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में जो भी रहे वो शिक्षा ज्यादा शिक्षा का महत्व है। जैसे आज मेरे ग्रैंडसन है तो पढ़ रहे हैं, और मेरा सेकंड ग्रैंडसन है वो तो 99.9% मार्क्स आते हैं। पिछले साल वो यूपी सीबीएसई का दिया था तो कॉलेज में टॉप रहा। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है ये तो। परिवार में भी आपके परिवार में भी ऐसे बहुत जने हैं जो आपके पद पर चल रहे हैं। सर हमको ये जानने की बहुत उत्सुकता है कि दोस्ती का आपके जीवन में क्या महत्व है? दोस्ती का तो बहुत महत्व है। दोस्ती तो ऐसी है कि आदमी सुख दुख का साथ है। चाहे अपन पारिवारिक साथ हो, दोस्ती में क्या है, एक दूसरे की हेल्प भी करनी चाहिए। कभी किसी के कोई दिक्कत आ गई हो तो दोस्त किस काम का है। यदि उस दिक्कत में दोस्त साथ न खड़ा हो तो बेकार है दोस्ती। अच्छा, तो सर एक छोटा सा मेरी तरफ से एक सवाल है। दो चीज आपके सामने है, रिश्ता और दोस्ती, आप किसे चूज करेंगे सर? दोनों को ही चूज करेंगे। रिश्ता अलग है, दोस्ती अलग है। तो आप दोनों को मिक्स नहीं? दोनों को के लिए रिश्ते में हमने बताया ना कि रिश्ते में जैसे ससुराल पक्ष हो गया, अब पारिवारिक पक्ष हो गया, पैसे के पीछे रिश्ता खत्म नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया। पैसा चला जाए, रिश्ता खत्म नहीं होना चाहिए। आप इतने बिजी हो, लाइक आप परिवार, समाज, बिजनेस हर चीज़ में 100% देते हो। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप अपने हेल्थ का कितना ध्यान रखते हैं? हेल्थ को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं आपके बिजी स्केड्यूल में? घर में बहुत ध्यान देते हैं। आप अपने सुबह 9:30-10 बजे तक घर रहते हैं, फिर शाम को आते हैं तो सब बच्चे बहुएं एक साथ बैठती है, डाइनिंग टेबल पे एक ही साथ खाना खाते हैं। आप अपने हेल्थ के लिए कुछ पर्टिकुलरली कुछ करते हो? हेल्थ के लिए हम 2 घंटे गार्डनिंग करते हैं। ये डेली डेली क्या बात है, डेली। टेरिस गार्डन बना रखे हैं हमने 8वीं मंजिल पे। तो सारी तो फ्रूट सब्जियां होती है। ऊपर पेंट हाउस है, करीब 3,000 स्क्वायर फीट का गार्डन है। तो 2 घंटे हम उसी में समय बिताते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इंसान में ऐसी कौन सी 2 क्वालिटी है जो ज़रूर रहना चाहिए इंसान में? कोई भी 2 बात वो कैरी करना चाहिए अपने साथ, ऐसा कौन सा क्वालिटी बोलोगे आप? क्वालिटी एक तो हर एक के काम आना चाहिए आदमी, समाज का हो, जो संपर्क वाले हैं, हर एक के काम आना चाहिए। भी कानपुर में आज किसी के भी यहाँ समाज के अंदर किसी की मृत्यु हो गई और हो गई तो हम लोग पहले जाके खड़े होते हैं कि भैया ये काम होना है। क्या बात है। तभी आदमी को पूछता है, नहीं कोई नहीं पूछता है। सर इतना आपने मेहनत किया अपने जीवन में, आपने इतने संघर्ष किए अपने जीवन में, आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो ऐसा मेरे को खाली ये सवाल पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, वहां पहुंचने का कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट नहीं हो सकता। तो आदमी को मेहनत करके ही वहां पहुंचना है। शॉर्टकट के लिए तो आपको गलत काम करने पड़ेंगे। शॉर्टकट में नहीं पहुंच सकता आदमी। तो वो आदमी फिर या कोई तकदीर है, कोई तकदीर ही अच्छा हो और शॉर्टकट में पहुंच जाए तो बात दूसरी है। जैसे अपने अरविंद केजरीवाल शॉर्टकट में फर्स्ट सीएम बन गए। क्या बात है, क्या बात है। चलो, बहुत जान लिया है हमने आपके बारे में, बहुत सीखने भी मिला है हमको आपसे। कुछ हंसी मजाक हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आप अपने पत्नी जी को प्यार से क्या बुलाते हो? हम लोगों के समाज में नाम नहीं बोलते हैं, फिर भी कहते हैं तुम किधर हो, कहाँ हो, क्या है। प्यार से कुछ नहीं, लाइक एजी ओजी कुछ नहीं? नहीं, तुम ही कहते हैं, एजी ओजी नहीं, तुम कहते हैं तुम कहाँ हो। यदि आपको मतलब कभी ऐसे फील होता होगा ना कि आपको जैसे याद आई वो सामने आ जाती हाँ, याद आ जाती। हाँ, तो वो लिंक ऐसा बैठा हुआ है आपका। आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? हमारी फेवरेट हीरोइन तो पहले कोई जमाने में लीना चंद्रावरकर थी। उस जमाने में अगर आपकी पत्नी जी आपसे रूठ जाती है तो आप किस तरह मनाते हैं उन्हें? पहले तो रूठने का काम ही नहीं होता।
होता है तो 10 मिनट चुप रहो, ठीक हो जाते हैं। एक दूसरे से वार्तालाप 10 मिनट बंद कर दो, अपने आप सही हो जाते हैं। जैसे आपने बोला था कि आपने अपनी पत्नी को आप पत्नी को देखने गए थे शादी से पहले, हाँ, तो उस वक्त भी ऐसा मौका मिला था कि आप उनको लव लेटर या कुछ लिखे? नहीं नहीं, उस टाइम चलता कहाँ था, डाक पहुंचती नहीं थी, कोरियर थे नहीं, जब वो टेलीफोन था नहीं। ये सवाल पूछने का सिर्फ एक ही कारण था कि जब वो टाइम पे आप लड़की देखने जा सकते हैं तो शायद ये भी किए होंगे। नहीं, वो साधन नहीं थे। नहीं तो आप कर भी लेते। हाँ, नहीं साधन होते तो कर लेते, साधन नहीं थे। आप जब देखने गए लड़की को तो आपने क्या सवाल पूछा? सवाल कुछ नहीं पूछा उस टाइम। सवाल तो आज भी हमने 3 बहुएं लाए हैं, कोई सवाल नहीं पूछा। नहीं, पहले लोग पूछते थे कि भैया पापड़ सिखा के देखो कि पापड़ अच्छी तरह सिकाई कर लेती है, नहीं तो ठीक थी। लेकिन हमने तीनों बहुओं का भी कुछ नहीं पूछा। आजकल सब एजुकेटेड रहती है तो पूछ लेंगे, जरूरत ही नहीं पड़ता। हमने वाइफ को कुछ नहीं बोला, खाली शक्ल देखी और खानदान देखा, शादी कर ली। मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, एक चीज जिससे आप डरते हो, वन थिंग यू आर अफ्रेड ऑफ, एक ऐसी चीज जिससे आप डरते हो। नहीं, डरते तो हम किसी से नहीं है, सिर्फ भगवान से। और रात को कोई कह दे कि 12 बजे शमशान घाट में चलना है और वहाँ जाके पेड़े खाने हैं तो हम वहाँ खा लेंगे, हम डरते किसी से नहीं। अगर आपको 1 मिलियन की लॉटरी लग जाती है तो आप उस पैसों का क्या करोगे? 1 मिलियन लॉटरी लग जाती है आपको, उसके लिए बहुत सारे हैं। धर्मसंघ का, जो धर्मसंघ में कर सकें, जो परिवार के लिए कर सकें। परिवार के लिए ये नहीं कि सिर्फ मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, और भी परिवार में कोई मौसी का लड़का है, कोई और है जो कमज़ोर है, उसको उठाना, कि हम कैसे उठा सकते हैं उसको। क्या बात है, इतने लोगों को आप इंस्पायर कर रहे हो और पहला आपके मुंह से भी यही निकला कि समाज को, तो हम जान सकते हैं कि आपको कितना प्रेम है समाज के लिए। क्या बात है, एक बार तालियां। और लास्ट क्वेश्चन आज के रैपिड फायर का, अगर हम कहें कि एक गाना आपको आपकी पत्नी जी को गाना है तो आप ऐसा कौन सा गाना है उन्हें डेडिकेट करोगे? हम तो मेरी वाइफ पिक्चर बहुत देखती है। हाँ। हम कभी पिक्चर ही नहीं जाते। एक सॉन्ग, मेरी आइडिया, वाइफ महीने में 2-3 पिक्चर बहुओं के साथ या किसी के साथ, यार दोस्त के साथ पिक्चर चली जाती है। लेकिन हम लोग न गाने का शौक है न पिक्चर देखने का शौक। फिर भी तो कभी कभी गुनगुनाते होंगे ना? कोई गाना ऐसा गुनगुनाते होंगे? ऐसा कभी काम ही नहीं पड़ा। आपकी लास्ट मूवी कौन सी सर जो आपने थिएटर में देखी? हमने लास्ट मूवी देखी थी बागबान। बागबान कैसी लगी सर आपको? बहुत अच्छी लगी। उससे तो शिक्षा लेनी चाहिए आज के परिवार को, आज के बच्चों को, कि बाप कहाँ है, माँ कहाँ है। बेटों के चक्कर में बाप कहाँ खाना खा रहा है, माँ कहाँ खाना खा रही है। आजकल के परिवार में ये जुड़ा हुआ है कि 2 भाई हैं, दोनों भाई अलग अलग रहते हैं। एक महीना भैया मम्मी तुम हमारे पास रहना, एक महीना तुम हमारे पास रहना। अरे माँ बाप का काहे का बंटवारा भाई? अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा, आज जैसे संयुक्त परिवार का चलन कम होते जा रहा है, ये समाज के लिए कितना हानिकारक और कैसे उसको समाज में रोका जाए? हानिकारक तो बहुत है। ये समाज के लिए हानिकारक है, परिवार के लिए भी हानिकारक है। आज संयुक्त परिवार है तो 3 बहू हैं हमारी, तो कोई भी बहू कहीं भी पियर चली गई, फॉरेन घूमने चली गई, बच्चे हमारे पास हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही आप परिवार अलग हो जाएगा तो वो न कहीं जा सकता है न कहीं आ सकता है, बच्चों की पढ़ाई रहती है। तो संयुक्त परिवार होना बहुत जरूरी है। परंतु युवक आज की डेट में वो अकेला रहना चाहता है। उसके लिए क्या है, माँ बाप को थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी कि हम बच्चों को जॉइंट परिवार में कैसे रखें। माँ बाप को भी ढलना पड़ेगा कि हम बच्चों को कैसे रखें, उनकी आदतों को थोड़ा बहुत आपस में समावेश करना पड़ेगा, तब हम जॉइंट परिवार में रह सकते हैं। आप सिर्फ सास और ससुर रहें कि ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं करना, तो आप जॉइंट परिवार में नहीं रह सकते। बच्चों को समझाना पड़ेगा। महीने में 20 दिन में 15 दिन में एक मीटिंग करते हैं हम लोग, तो मीटिंग करते रहते हैं भाई आज किसकी गलती है किसकी नहीं है, उस गलती को दूर करो। जॉइंट परिवार जब भी रह सकता है तब एक दूसरे को समझो। क्या बात है। मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। कानपुर में हमारे जैसे 13पंथी परिवार काफ़ी हैं, 40-50 परिवार हैं। तो जॉइंट परिवार सिर्फ का मेरा है, का मेरी सिस्टर का है। सिस्टर के 3 बहू हैं, चौथी बहू आने वाली है, तो सब जॉइंट परिवार है। ये बहुत ही खुशी की बात है।
एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आपने यूथ को संदेश तो दे दिया है, लेकिन एक ऐसा बिजनेस के रिलेटेड कुछ संदेश दोगे यूथ को, युवाओं को? बिजनेस के लिए तो उसकी सोच क्या है, उसको क्या बिजनेस करना है युवाओं को। जैसे मेरा ग्रैंडसन है तो अभी कह रहे पापा दादा हम बिजनेस में तो बाद में आएंगे, पहले हम पढ़ लें। वो पहले पढ़िए, जरूर पढ़िए, बिजनेस तो जब इच्छा हो आके कर लो। सही बात है, सही बात है। बहुत सीखने मिला आज के इंटरव्यू में, हमारे आइकॉन से हमें बहुत सीखने मिला है, स्पेशली यूथ को आप जैसे इंस्पायर कर रहे हो। और थैंक यू, आप यहाँ आए और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सुनील भी मेरा रिश्तेदारी में आप समझेंगे तो कैसे है, मेरी दादी जी का भतीजे का पड़पोता है, मेरी ग्रैंड मदर का भतीजे का पड़पोता है। और इतना हमारा आना जाना है, जैसे हमारे पिताजी के ननिहाल हो गया तो जैसे हमारा ननिहाल है, इतना आना जाना है इन लोगों के साथ। इसी कारण आप रिश्तों को खूबसूरती से बना के रख सके हैं जी। रिश्ते हमारे ब्याह शादी और होती है तो इनका पूरा परिवार आता है। कहाँ दादी जी का भतीजे का पड़पोता, और वो शादी में आते हैं सब। कितनी पीढ़ियां हो गई, इतनी मजबूती है रिश्तों में, क्या बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आपने निकाला और हमें सबको इतना अच्छे से मोटिवेट किया। हमारे इस युवाओं के लिए, हमारे लिए, यहाँ पे आज जितने भी जने बैठे हैं उन सब के लिए एक बहुत सीखने वाली चीज़ है कि आपके जैसे व्यक्ति बनने के लिए कितना श्रम, कितना संघर्ष करना